हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है। बहुत सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि क्या हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है या हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। आज तो खैर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। लेकिन मैं ये आपको हमेशा कहती हूँ कि आप किस दुनिया में प्रेजेंट हो उस हिसाब से आपके आंसर चेंज होते हैं। ठीक है। फिलहाल हम हैं रियल नंबर की दुनिया में, क्योंकि आपकी जो सीक्वेंस है, जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो आपका सीक्वेंस का रेंज है वो रियल नंबर है। जबकि आप जब मेट्रिक स्पेस पढ़ोगे तो वहाँ पर दुनिया अलग हो जाती है। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं ये सारी बातें आपको बताऊं, मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कॉची सीक्वेंस से। सो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए तो जानते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है। सो अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस। हम किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कब कहेंगे? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, obviously greater than 0, such that an minus am mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। तो यहाँ पर जब आप इस कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हो तो आपको लगता है कि भाई ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जैसी तो डेफिनेशन है। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि इस am की जगह l हो जाता है, यानी कि जिस लिमिट को वो कन्वर्ज करता है वो लिमिट यहाँ पे आ जाती है। लेकिन कॉची सीक्वेंस में क्या है, ये दो टर्म है। इसको अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर ये आपकी सीक्वेंस है a1 a2, देखिए मैंने इसको रियल लाइन पे बनाया है, मैं फिर से बता रही हूँ, वी आर इन आर, हम जो है रियल लाइन की दुनिया में हैं। सो a1 a2 a3, मान लीजिए कहीं पर क्या आता है, am आ जाता है। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा am+1, फिर आएगा आपका am+2। तो ये कहता है कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे दीजिए, ठीक है, तो आप इस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा टर्म ज़रूर ढूंढ सकते हो जिसके बाद इनके बीच का जो मॉड होगा, यानी कि जैसे कि am और am+1 है, तो am+1 माइनस am, इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m an माइनस am। तो इस am में से आप इन सब का अगर डिफरेंस भी लेते हो, एक तो है कि इन दोनों का भी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन इस am के साथ इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं उनका अगर डिफरेंस लोगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉची सीक्वेंस है ये ऐसे सीक्वेंस है कि एक टर्म के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम रह जाता है। ठीक है। और कन्वर्जेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस में हम ये कहते हैं कि an माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, कि इस an और वो जो लिमिट जिसको वो कन्वर्ज करती है उसके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। दोनों जो है एकदम सिमिलर है, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों अलग है। चलिए तो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 1/n है, बहुत सिंपल सी बात है। 1/n कैसा है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाना है, बहुत कम हो जाना है। ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। इस कॉची सीक्वेंस की एक बहुत खास बात है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है। हालांकि हम इसकी क्या कहते हैं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, बट आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि हर कॉची सीक्वेंस कैसा होता है, बाउंडेड होता है। अब बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या कहता है, पहले थ्योरम का नाम क्या है कि कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉचीज सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉचीज, यानी कि अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉची होगा, कॉची है तो कन्वर्जेंट होगा। लेकिन मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ और ये चीज़ भी है कि जो आधा अधूरा नॉलेज होता है वो डेंजरस होता है। ठीक है। ये बात किस में चल रही है, ये आपकी रियल में बात चल रही है। ठीक है। तो रियल जो है वो एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है।
ठीक है, हो सकता है आप मेट्रिक स्पेस के बारे में ना जानते हो, लेकिन सिंपल सी बात कहती हूँ कि मान लीजिए आपकी दुनिया सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 है, ठीक है, और इसमें मैंने सीक्वेंस लिया है 1/n। अब 1/n जो है वो कॉची है, ठीक है, और हमने ये भी माना है, जानते हैं कि जो ये 1/n है ये 0 को कन्वर्ज करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी सीक्वेंस को इसमें लेती हूँ, ठीक है, मैंने 1/n जो है दो दुनिया में लिया है, एक रियल नंबर की दुनिया में और एक सेमी क्लोज 0,1 की दुनिया में लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सीक्वेंस है, यहाँ पे भी ये सीक्वेंस है, दोनों जगह सीक्वेंस सेम है। सवाल ये है मेरा पहला कि क्या ये कन्वर्जेंट है। अगर आप यहाँ पर हो तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये 0 को कन्वर्ज करती है, ये कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप 0,1 सेमी क्लोज्ड इंटरवल में हो तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस डज नॉट कन्वर्ज। क्यों? क्योंकि 1/n जो है वो किसको कन्वर्ज करता है, 0 को कन्वर्ज करता है, लेकिन 0 जो है आपके इस सेट में नहीं है, इस सेट को पता ही नहीं है कि 0 क्या होता है, तो जिस चीज़ को वो कन्वर्ज कर रहा है वो मेंबर इसमें है ही नहीं। तो इस दुनिया में अगर आप हो तो आप कहोगे कि ये सीक्वेंस जो है यहाँ कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये एक कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस का जो है आप समझ सकते हो कि इन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉची को क्या देखना है कि an माइनस am, जो am के बाद जितनी भी टर्म्स हैं क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉची भी है और ये कन्वर्जेंट भी है, लेकिन यहाँ पर ये कॉची तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप दुनिया बदल देते हो तो आपके रूल्स बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ फॉर श्योर कि हम कौन सी दुनिया में हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कहा जाता है। अभी हो सकता है आपको इस टर्म का मतलब मालूम ना हो, बट सिंपल सी बात है कि जब तक आप आर में हो तब तक ये थ्योरम होल्ड होगी, लेकिन जैसे ही आप इसमें चले जाओगे ज़रूरी नहीं है ये थ्योरम होल्ड हो, ठीक है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये कॉची है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। सो अपने दिमाग में फिट बैठाना है कि हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं थ्योरम को। चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। थ्योरम का फॉरवर्ड पार्ट देखिए, बड़ा ही आसान है। हमने क्या करना है कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट लेके चलना है और उसको कॉची प्रूव करना है। एकदम आसान सी बात है कि an जो है वो l को कन्वर्ज करता है और हमें ये शो करना है कि ये कॉची है। कॉची दिखाने के लिए हमें क्या दिखना है कि मॉड ऑफ an माइनस am इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये चीज़ दिखानी है। अगर an जो है वो l को कन्वर्ज करता है तो डेफिनेशन लगाइए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हो तो इसके लिए एक पॉजिटिव m ग्रेटर देन 0 ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्या कह रही है कि an माइनस l का जो मॉड है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सिंपल सी बात है, अगर एप्सिलॉन के लिए हो सकता है, अगर ये डेफिनेशन ऐसी है तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी ये होगा, ठीक है। तो जैसे एप्सिलॉन के लिए होता है वैसे आप एप्सिलॉन बाई 2 के लिए एक m ऐसा निकाल पाओगे जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। अब यहाँ पे देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, यानी कि इक्वल टू भी है यहाँ पर, तो उस केस में आप n की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, m रिप्लेस कर दोगे। सो दिस इज am माइनस l मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या लिया, n इज इक्वल टू m लिया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, an माइनस एम को कंसिडर करेंगे। आपको मालूम ही है कि an माइनस एम को कैसा लिखा जा सकता है, आप l को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद सेपरेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप मॉड को सेपरेट करोगे तो लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी आ जाएगी। सो an माइनस एल प्लस l माइनस am। अब आपको मालूम है कि a माइनस b का मॉड
इज इक्वल टू बी माइनस ए का मॉड. सो दिस इज ए एन माइनस एल मॉड प्लस मॉड ऑफ ए एम माइनस एल. ठीक है, बट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू. एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू इज एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. सो ए एन माइनस एम का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड दिस इज नथिंग बट the definition of Cauchy's sequence. So therefore an is Cauchy. No big deal, कुछ नहीं करना है इसमें. ठीक है, वेरी सिंपल. अब हम इसको कॉन्वर्स में प्रूव करेंगे. अब इसका हम कॉन्वर्स पार्ट देखेंगे. तो कॉन्वर्स में क्या है कि आपका Cauchy सीक्वेंस दिया गया है और आपने इसको कन्वर्जेंट दिखा देना है. कन्वर्जेंट दिखा देना है मतलब ए एन को एल की तरफ टेंड करना है. ए एन को एल की तरफ टेंड करना है मतलब ए एन माइनस एल मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. ये वाली चीज़ प्रूव करनी है. ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हार्ड भी नहीं कह सकती लेकिन उतना भी इजी नहीं है. मतलब दिमाग में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका प्रूफ ध्यान आता नहीं है. तो आपकी जो है ए एन Cauchy है. देखो कभी भी अगर प्रूफ समझ ना आए कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, जो भी गिवन है उसकी कम से कम डेफिनेशन तो आप लगा सकते हैं. उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स आपको मालूम है वो तो लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास Cauchy के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी हमारे पास Cauchy के बारे में सिर्फ उसकी डेफिनेशन है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी आपको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया गया है तो उसके लिए एक m ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि ए एन माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये एप्सिलॉन बाई 2 लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 3 लेते हैं, एप्सिलॉन बाई k लेते हैं, ये कैसे लेते हैं? तो देखो हमको थ्योरम प्रूव करना होता है उसके हिसाब से. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 बार ऐड हो रहा है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या दिखाना है? लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है. ठीक है ना, तो इसको दिखाने के लिए जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 लिया है. अब मान लीजिए अब आपको एग्जाम में याद नहीं आता है कि यहाँ पे 3 था 2 था, तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे ही रख दीजिए. ठीक है, जब सॉल्व करते करते जाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, तब आप यहाँ पे जो है बाई 3 कर लेना. ठीक है, और ये कर सकते हैं क्योंकि अगर एप्सिलॉन के लिए डेफिनेशन है तो एप्सिलॉन बाई 3 के लिए भी डेफिनेशन होल्ड होगी, बिकॉज एप्सिलॉन बाई 3 भी कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर है. चलिए, सो एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड. अभी मैंने कहा था कि Cauchy सीक्वेंस जो है बाउंडेड होती है, हालांकि इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया गया है. तो आपको ये चीज़ मालूम है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी हो गई है? बाउंडेड हो गई है. तो आप यहाँ पे बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी लगा सकते हो. वो क्या कहती है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा. ठीक है, सो बाय BWP प्रॉपर्टी ए एन के पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा, और हम मान लेते हैं कि वो क्या है? एल है. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद करनी होगी कि एक तो हमने ये देखा था कि लिमिट पॉइंट में क्या होता है कि जो एल का अगर आप नेबरहुड लेते हो तो उस नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे उस सीक्वेंस के. ठीक है, और एक दूसरी डेफिनेशन होती है कि मान लीजिए कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया गया है, कोई पॉजिटिव इंटीजर m दिया गया है, ये दो चीज़ें दी गई हैं, तो अगर l उसका लिमिट है तो एक k ग्रेटर देन m ऐसा ज़रूर मिलेगा. इस m से k पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि मॉड ऑफ ए के माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन. तो ये डेफिनेशन कब होल्ड होगी? जब आपके पास एप्सिलॉन और कोई इंटीजर m दिया गया है. ठीक है, अच्छा, तो बस वही लगा देना है. हमारे पास क्या था? m था और एप्सिलॉन था, तो हम लगा सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन m सच दैट कि ए के माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. सेम रीज़न कि एप्सिलॉन बाय 3 क्यों आया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये किस चीज़ के लिए होल्ड हो रहा है? k ग्रेटर देन m. और ये किसके लिए होल्ड हो रहा है? n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है, तो ये उन इंटीजर्स के लिए हो रहा है जो m से ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, और k भी जो है वो m से बड़ा है. तो यानी क्या कि यहाँ पे ए एन की जगह मैं ए के भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन पे k वाला भी लागू होता है, क्योंकि k भी m से बड़ा है. तो आप यहाँ पे n की जगह क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं. सो दिस इज़ ए के माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 3. तो ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया. k इज़ ग्रेटर देन m, और क्योंकि यहाँ पे इसके लिए होल्ड हो रहा है, सो k आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो इस n की जगह से. ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि ए एन माइनस एल को शो करना कि वो लेस देन एप्सिलॉन है. ठीक है,
सो ए एन माइनस एल को आप कैसा लिख सकते हो, आप यहाँ पे प्लस ए एम माइनस ए एम कर सकते हो, प्लस ए के माइनस ए के कर सकते हो, ठीक है। तो ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस एल। अब आप क्या कीजिए, इसको एक साथ लिखिए, इसको एक साथ लिखिए और इसको एक साथ लिखिए। सो दिस इज ए एन माइनस ए एम माइनस ए के माइनस एल। तो ए एन माइनस ए एम क्या है, ए एन माइनस ए एम एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा है, ए एम माइनस ए के यानी कि ये वाला, अब चाहे आप ए माइनस बी लिखिए या फिर बी माइनस ए लिखिए, तो ये भी क्या है, चलो इनको नंबर देते हैं, 1 2 और ये 3। तो ये जो बीच में यूज़ हो रहा है ये पहला वाला 1 से यूज़ हुआ, ये 3 से यूज़ हुआ, और लास्ट में क्या है ए के माइनस एल, ये सेकेंड से यूज़ हुआ, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा, आपकी डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी। अब जैसे कि हमने पहले वाले में किया था कि वहाँ पे हमने ए एन माइनस ए एम को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था, और हमारे पास क्या था कि ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमने 2 टुकड़े कर दिए थे इसके कि ए एन में माइनस एल प्लस एल कर दिया था, और इस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया था। तो यहाँ पे हमको पता चला था कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 वाली कंडीशन लेनी है। लेकिन इस केस में देखिए हमें क्या शो करना है कि ए एन माइनस ए एल करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 2 वाला करते हो ए एन माइनस ए एल, मान लीजिए मैं, अब मेरे पास है क्या, मेरे पास चॉइस क्या है इस डेफिनेशन के हिसाब से कि मैं ए एम को प्लस माइनस करूँ, सो माइनस ए एम प्लस ए एम कर दिया माइनस एल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप एप्सिलॉन लगा दोगे, लेकिन इसका कैसे करोगे, ठीक है ना, ए एम माइनस एल का कैसे करोगे, तो वहाँ पे काम आया आपका लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट में क्या हुआ कि लिमिट पॉइंट पे के की बात हुई, ना कि एम की बात हुई, ठीक है। यहाँ पर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एम के लिए नहीं है मतलब। तो फिर से हमें फर्दर क्या करना पड़ा, इसको जो है माइनस ए के और प्लस ए के करना पड़ा, क्योंकि 2 टर्म में 2 में डिवाइड करके इसका आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए तीसरा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट जो है बीच में आ गया था, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आई हो, कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसका एक और रूप है, वो भी मैं आपको अभी लिख के बताती हूँ, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं तो कहती हूँ कि आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कई बार स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि वो एक्चुअली मेरा वीडियो देखते नहीं, मेरा वीडियो सुनते हैं और ख़ुद सॉल्व करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए अच्छी बात है। 2 स्टेटमेंट हैं, बस आपको छोड़ दूँगी मैं कि जो अभी हमने क्या पढ़ा, कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की जो स्टेटमेंट है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो इनका यूज़ होगा। तो फिर से वही कि ए एन कन्वर्ज करता है, बस जहाँ पे कॉची थी उसकी डेफिनेशन लगा दी है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक एम ऐसा ज़रूर मिलेगा कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए एन इज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एम देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि यहाँ पे ये जो है ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2, इसी को इन्होंने ए एन प्लस पी लिखा है जहाँ पे पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, माइनस ए एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, ठीक है। तो ये 2 और स्टेटमेंट हैं कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, कर तो आप लेंगे, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।